नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। महिला सृजन नीति को लेकर राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और महिला कल्याण विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य भी मौजूद रहे। इस बीच रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हमारा केंद्र बिंदु है, लेकिन इसके साथ हमने सोचा है कि एक बच्ची के जन्म से विवाह और वृद्धावस्था तक आने वाली सभी परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्थाओं को हम इस महिला नीति से लेकर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से ग्रसित महिलाओं के लिए महिला नीति में विशेष उल्लेख करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देहरादून स्थित आरटीओ मुख्यालय में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आरटीओ की बैठक आयोजित की गई, जहां इस दौरान आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा, देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह के साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में 6 से 7 बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर्यावरण की शुद्धता को लेकर था, जो कि शहर के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण की शुद्धता को लेकर शहर में संचालित हो रहे विक्रमों के लिए एक पॉलिसी लाई गई थी, जिनमें तमाम विक्रमों को सीएनजी में तब्दील किया जाए और उसका जो भी खर्च होगा उसमें 50% सब्सिडी सरकार वहन करेगी। उत्तराखंड में जहां एक और अपराध के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया है कि प्रदेश में अब अपराध का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा है कि 2022 से 23 और 2024 के आंकड़े देखें तो मर्डर और लूट की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि टॉप 4 क्राइम की बात करते हैं, हाईएस्ट क्राइम की बात करते हैं। आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि कहीं पर भी जीरो क्राइम हो जाए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले 3 साल के क्राइम के फिगर की बात करें तो 2024 में यह आंकड़ा काफी कम हो गया है। उत्तराखंड में जहां एक और अपराध के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया है कि प्रदेश में अब अपराध का ग्राफ कम हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा है कि 2022 से 23 और 24 के आंकड़े देखें तो मर्डर और लूट की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि टॉप 4 क्राइम की बात करते हैं तो हाईएस्ट क्राइम की बात करते हैं। आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि कहीं पर भी जीरो क्राइम हो जाए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले 3 साल के क्राइम के फिगर की बात करें तो 2024 में यह आंकड़ा काफी कम हो गया है। हरिद्वार के रुड़की में स्थित एनआईएच के वैज्ञानिक ने ईश्वर नाम का एक ऐप तैयार किया है। दरअसल प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने और पानी कम होने की बातें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इन स्रोतों को लेकर कोई भी आंकड़ा फिलहाल केंद्र सरकार के पास नहीं है। इस समस्या को लेकर इस ऐप का आविष्कार किया गया है। इस ऐप में जल स्रोतों का पूरा हाल दर्ज हो सकेगा। वहीं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने एनआईएच के इस ऐप को मंजूरी भी दे दी है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस ऐप की मदद से 4 राज्यों का स्रोतों का सर्वे शुरू किया जा रहा है, जिनमें उत्तराखंड समेत ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश भी शामिल होंगे। एनआईएच रुड़की के सेल फॉर स्प्रिंग के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर सोबेन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में पहली बार जल स्रोतों के सर्वे को लेकर कोई काम हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऐप की मदद से उत्तराखंड समेत ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश के 4 राज्यों के स्रोतों में
स्रोतों का सर्वे शुरू होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग पेयजल के लिए स्रोत यानी स्प्रिंग पर ही निर्भर हैं। डॉक्टर सोबेन सिंह रावत के अनुसार क्लाइमेट चेंज के स्रोतों को सूखने और या फिर पानी कम होने की बात लगातार सामने आ रही है। वहीं सरकार के पास स्रोतों को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है। यही कारण है कि स्रोतों के उपचार और उनके रिचार्ज को लेकर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने पूरा विश्वास है कि इस ईश्वर ऐप की मदद से स्रोतों का सर्वे किया जा सकेगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर अब विदेशी वैज्ञानिकों की चिंता में है, जिसे आने वाले समय पर जल संकट के हालात भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे में देश विदेश की यूनिवर्सिटी से आए वैज्ञानिक भी अब ग्लेशियर पर डीप स्टडी कर रहे हैं। दरअसल हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में झंडो इंडो स्विस DIS प्रोजेक्ट कार्यालय आयोजित की जा रही है, जिसमें देश विदेश के कई वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और शोधार्थी छात्र भी हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यशाला में वैज्ञानिक ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पड़ने वाले प्रभाव और जलवायु परिवर्तन पर गहन अध्ययन करेंगे। खासतौर पर हिमालय और आल्प्स पर्वतमाला पर गहन अध्ययन किया जाएगा। वैज्ञानिक ये भी चिंता जता रहे हैं कि ग्लेशियर के बाहर जमा मलबा भी ग्लेशियर को तेजी से पिघलने का कारण आपदा के हालात पैदा कर सकते हैं। देश में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें रेप का आरोपी सजा से बचने के लिए पीड़िता से शादी कर लेता है और फिर मौका देखकर फरार हो जाता है। ऐसे ही एक मामला खानपुर क्षेत्र का है। पूर्णिया बिहार रहने वाला युवक लंढौरा में अपने रिश्तेदारी में रहता था। फैजल नाम के इस युवक ने अपने ही समाज की एक युवती के साथ बलात्कार कर दिया। युवती ने बलात्कार होने पर मामला परिजनों को बताया तो इस बात पर बवाल खड़ा हो गया। परिजन युवती को लेकर कोतवाली जाने को तैयारी कर रहे थे, तभी युवक फैजल के रिश्तेदार और अन्य जिम्मेदार बीच में आ गए और उन्होंने पीड़ित पक्ष को कोतवाली जाने से रोक दिया। मामले को निपटाने और युवती का निकाह कराने के दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई और दोनों का एक मदरसे में निकाह करा दिया गया। उस समय पीड़ित पक्ष को नहीं पता था कि उसके साथ धोखा हो रहा है। निकाह के बाद जब युवती युवक के घर पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। 2 दिन तक ऐसा करने के बाद युवक उसे छोड़कर फरार हो गया। युवती के परिजनों ने जब समझौता कराने वाले व्यक्तियों से बात किया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। पीड़ित पिता बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मारा फिर रहा है। पुलिस ने भी किसी की ना सुनी। पिता ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमे तो दर्ज कर लिया है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं किया। पीड़ित पक्ष जब पुलिस के पास जाता है तो वहां पहले ही युवक के पैरोकार बैठे मिलते हैं, जिससे युवती का पिता दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। उत्तराखंड की सड़कें आज से पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, यह दावा किया है PWD सचिव पंकज कुमार पांडे ने। आगे उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन 10% कार्य इसलिए पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि अमूमन बरसात 15 सितंबर तक रहती है, लेकिन इस बार 20 सितंबर तक ही रही। इसके साथ ही पहाड़ में स्थानीय ठेकेदारों के स्ट्राइक के चलते PWD विभाग द्वारा लेट में काम किया गया है, जिसके चलते यह थोड़ा डिले हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग को 15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। हरिद्वार जिले में ड्रग विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। इस कार्यवाही के चलते ड्रग इंस्पेक्टर ने रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में एक दवा कंपनी में छापेमारी की, जहां पर उन्हें खामियां मिली। कंपनी स्वामी को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही
5 दवा के सैंपल भी लिए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने रुड़की और देहात क्षेत्रों में मेडिकल स्टोरों पर भी पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें वहां पर भी कई खामियां नजर आईं, जिसके चलते उन्होंने कई मेडिकल स्टोरों पर ताला जड़ दिया। बताते चले कि अभी कार्यवाही को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने आज रुड़की में औचक निरीक्षण किया। पहले तो अनीता भारती झबरेड़ा क्षेत्र में स्थित एक दवा कंपनी में पहुंची, जहां पर उन्होंने निरीक्षण के दौरान कंपनी में कई खामियां नजर आईं। इस दौरान उनके द्वारा कंपनी स्वामी को नोटिस भी जारी किया गया। इसी के साथ उन्होंने 5 दवाइयों के सैंपल भी लिए। वहीं इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर अन्य कई कंपनियों में पहुंची और औचक निरीक्षण किया। इसके बाद वह रुड़की और देहात क्षेत्रों में पहुंची, जहां पर उन्होंने मेडिकल स्टोरों का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं अनीता भारती के रुड़की में आने की सूचना के बाद मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच रहा है। कुछ मेडिकल स्वामी अपना मेडिकल का शटर बंद कर मौके से फरार हो गए हैं। इस दौरान उन्हें वहां पर कोई भी खामियां नजर आई, बहुत सारी खामियां नजर आई, जिसके चलते उन्होंने रामपुर चुंगी स्थित किंग मेडिकल कॉलेज एजेंसी और इमली रोड स्थित हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर पर तालाबंदी की कार्यवाही की। इसके साथ एक अन्य मेडिकल स्टोर पर भी तालाबंदी की कार्यवाही की गई है। साथ ही उन्होंने दवा के कारोबारियों को जमकर फटकार भी लगाई। उत्तराखंड पुलिस ने अगले 2 माह के लिए ऑपरेशन स्माइल शुरू किया है। इस ऑपरेशन के जरिए गुमशुदा बच्चों और पुरुषों और महिलाओं को ढूंढकर परिजनों को सौंपा जाएगा। कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। साल 2015 से शुरू किए गए इस अभियान में अब तक 5,981 गुमशुदा लोगों की तलाश की जा चुकी है। इसके साथ ही इस साल 1 मई से 30 जून तक 1370 गुमशुदा लोगों की तलाश की गई है। इसके लिए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 5-5 टीमें बनाई गई हैं और अन्य जिलों में 1-1 टीम का गठन किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2015 से चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल के तहत पुलिस उन गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाती है जो अपने से बिछड़ जाते हैं। पुलिस ने आज फिर से आगामी 2 महीनों के लिए ऑपरेशन स्माइल शुरू किया है। साल 2015 से यह ऑपरेशन 13 बार चलाया जा चुका है। उत्तराखंड के पौड़ी में डाक विभाग को मिले नवनियुक्त डाक सेवकों में 2 डाक सेवकों के शैक्षणिक दस्तावेज की डाक विभाग को जांच में फर्जी मिले हैं। दोनों चयनित डाक सेवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हुई तो पता चला कि बिजनौर के रहने वाले चयनित डाक सेवक अनिल कुमार और अंकुर यादव ने जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाई, उसमें दोनों को 97% अंक हासिल हुए। लेकिन जब दोनों का हाई स्कूल का रोल नंबर जांचा गया तो ये किसी और का ही निकला। अनिल कुमार का रोल नंबर किसी अन्य छात्र का निकला जो परीक्षा में फेल हैं और उसके माता पिता का नाम भी अलग है। जबकि दूसरे चयनित डाक सेवक अंकुर यादव का रोल नंबर जांचा गया तो ये रोल नंबर भी किसी महिला का निकला जो कि परीक्षा में फेल है। अब डाक विभाग दोनों चयनित डाक सेवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। जबकि प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया से पहले मध्य प्रदेश के 2 चयनित डाक सेवक फरार हो चुके हैं। डाक अधीक्षक ने बताया कि अब तक 77 डाक सेवकों के प्रमाण पत्र की जांच हो चुकी है और ये प्रक्रिया अभी गतिमान है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।